कलैया उप महानगर पालिका अधिवेशन कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष महोदय, मंच पे आसीन जनमत पार्टी के तमाम तह और तबका के नेतागण, यहाँ पे उपस्थित इस 12 जिला के तमाम मेरे युवा मित्र, बुजुर्गगण, मेरी माताएं बहनें, सुरक्षाकर्मी मित्र, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वेलकम, स्वागत और इस्तकबाल करना चाहता हूँ। खास में बात बहुत सारी हो गई। बात वही है कि हाथी को दावत दे दो, उसके बाद दरवाजा छोटा रखो तो हाथी करेगा क्या। यहाँ पे बैठा दिए, बैठे बैठे 2 घंटा बीत गए और बोलते हैं सब कुछ बोल लिए हमारे नेता लोग, फिर कहते हैं आप प्रमुख अतिथि जी का नंबर। अब प्रमुख अतिथि जी क्या बोले। बात बहुत सारी हो गई, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप सबके पास समय भी नहीं है। शाम का वक्त है, दूर दूर से आए होंगे, जाना भी बहुत दूर तक आप सभी को होगा। आज 2-4 दिन से मैं आपके इस नगरी में हूं, इस कलैया में घूम रहा हूं, और मैंने जब यहाँ पे देखा कि भाई ये भरत चौक है, भाई ये बीपी चौक है, ये गणेशमान चौक है, ये फलाना बाबू का चौक है, धमाका बाबू का चौक है, मैं सोचने पे विवश हो गया। आखिर यह भूमि किसी खनाल की तो नहीं है, ये भूमि किसी तेउआ की तो नहीं है, ये भूमि किसी भटराई की नहीं है, ये भूमि कोई नेपाल की नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये भरत चौक क्यों, आखिर क्यों बनाया गया इसको, इसका संकेत क्या है। कलैया निवासियों, आप लोग अपना इतिहास भूल गए और उस इतिहास को भूलने के कारण से आज हम सब गुलामी और चापलूसी की जिंदगी जीने पे विवश हो गए। कहीं न कहीं हम सब कम्युनिस्ट और कांग्रेस, समाजवादी, राजपा फोरम कितना है उसमें घूम रहे हैं। आखिर उसका परिणाम क्या है, नतीजा क्या मिल रहा है, क्या उपलब्धि हमको हुई, क्या कभी आप सबने इस विषय में सोचा। यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, यहाँ के नागरिक समाज के लोगों ने कभी ये सोचा, जबकि यह भरत चौक नहीं, ये तो मधेश शहीद चौक होना चाहिए, ये हिफाजत चौक होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे आज जिस भूमि पे हम लोग सन 1324 से पहले इसी सिमरौनगढ़ में राजा हरि सिंह देव शासन किया करते थे, गौरवशाली मधेसी राजा नान्य देव शासन किया करते थे। सन 1324 के बाद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हुकूमत करते थे। ऐसे भूमि पे आखिर क्या हो गया, ऐसी भूमि को लोग इतने कमजोर क्यों हो गए, इस 12 परसा के निवासी इतना कमजोर क्यों हो गए कि यहाँ पे भरत चौक भी देखने के लिए शाम सुबह उसका नाम भी रखने पे मजबूर है। आखिर कारण क्या है, क्या हिफाजत मियां ने इसीलिए अपनी बलिदानी दी थी इस चौक पे। बताओ कि इस चौक का नाम किसी दहाल और खनाल के लिए होना चाहिए। हमारे शहीदों ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि ये मधेश की भूमि है, इस पे शासन भी मधेसी का होगा, यहाँ पे प्रशासन भी मधेसी का रहेगा, चौक भी मधेसी का होगा, यहाँ पे संस्कृति भी मधेसी की होगी, यहाँ पे पहचान भी मधेसियों का होगा। लेकिन हुआ क्या, कहाँ गए यहाँ के बुद्धिजीवी, कहाँ गए यहाँ के नागरिक समाज। बहुत बड़ी बड़ी गोष्ठी करते हैं, बहुत बड़े बड़े समीक्षा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक बातों पे बहस करते हैं, लेकिन आखिर इस विषय पे बहस क्यों नहीं हुआ कि कलैया के बीच जगह पे भरत चौक क्यों खड़ा है। ये हमारे उपनिवेश का, ये हमारी दास्ता का, ये हमारी गुलामी का संकेत है। जब तक इसको हटाओगे नहीं तब तक ऐसे गुलाम बने रहोगे। जितना भी कांग्रेस का चमचा बनो, जितना भी कम्युनिस्ट में लगे रहो, कोई उपलब्धि होने वाला नहीं है। लेकिन इसकी भरत चौक को उखाड़ के फेंकना होगा, यहाँ पे मधेसी शहीद चौक बनाना होगा, यहाँ पे हिफाजत चौक बनाना होगा, जिसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानी दी थी। दूसरी बात, मधेसी यहाँ के इतने वीर हुआ करते थे, इतने पराक्रमी थे, इतने बहादुर हुआ करते थे। ये 1824 से पहले, विक्रम संवत 1825 से पहले 1824 में भी जब नेपाल एकीकरण हुआ, काठमांडू को पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकरण राजधानी घोषणा किया, उससे पहले वहां पे मधेसी ही शासन किया करते थे। वहां पे जयप्रकाश ठाकुर का शासन था, वहां पे जयप्रकाश ठाकुर हुकूमत किया करते थे। और वही जयप्रकाश ठाकुर से ये नेपाल के जिसको नायक कहा जाता है, कहले सिर झुके ना जिसको कहा जाता है,
वह पृथ्वी नारायण शाह से बार बार युद्ध हुआ था। जयप्रकाश ठाकुर से आप सब इतिहास को उठा के देख लीजिए। और इस पृथ्वी नारायण शाह को भी बार बार पराजित करने वाला इसी 12 परसा रौतहट के लोग हैं, जो इनको उस समय में तिरहुतिया सेना कहा जाता था। इतनी विशाल, इतनी मजबूत सेना थी ये 12 परसा के लोगों की। वह तिरहुतिया सेना से पृथ्वी नारायण शाह 3 बार पराजित हुआ। उसका जो सबसे बहादुर सेना नायक कालू पांडे था, उसकी भी हत्या, उसकी भी वध करने वाला यही 12 परसा के लोग थे। यह उनके पृथ्वी नारायण शाह के छोटा भाई सुर प्रताप शाह की भी आंख फोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं था, यही 12 के निवासी लोग थे। लेकिन आखिर हुआ क्या, जो आज हम सब एक कीड़ा की जिंदगी जीने पे मजबूर है। आज एक रोटी के लिए हम मजबूर हैं। किसी नेता का 500 रुपया लेकर के दिन भर उसका झंडा हिलाने में क्यों मजबूर है? आखिर कारण क्या बात है? इतने गौरवशाली इतिहास होते हुए भी हमको क्या मिला? आखिर क्या पाया हमने? 70 बरस से वोट भी देते आए हैं। हमने राजा शासन को भी स्वीकार किया, हमने राणा शासन को भी देखा, हमने कांग्रेस तंत्र को भी देखा, कम्युनिस्ट तंत्र को भी देखा, माओवादी तंत्र को भी देखा, हमने अभी मधेशवादी जिन कहते थे उनके तंत्र को भी देख लिया। लेकिन आखिर हमारे बाल बच्चों को मिला क्या? क्या मिला? कभी इस विषय में हम सब ने सोचा? क्या हमारा बेटा अभी दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार नहीं जा रहा है? क्या अभी हमारे यहाँ खेतों में सिंचाई की सुविधा हो गई? क्या किसानों को खाद और बिया मिल रहा है? क्या महिलाओं का बलात्कार रुक गया? क्या यहाँ पे आतंकवाद मिट गया? क्या यहाँ पे भ्रष्टाचारी खत्म हो गई? क्या हमको यहाँ पे नौकरी रोजगार मिल गया? तो किस लिए आखिर वोट देते हैं? हम वोट भी किस लिए देते हैं और उस कम्युनिस्ट कांग्रेस से राजनीति भी क्यों करते हैं? ये सोचने की बात है कि नहीं? बोलिए। जितने भी, मैं तो फरमुल्ला मंसूर से भी कहना चाहता हूं कि अरे मंसूर जी, तुम राजनीति नहीं किए हो, तुम मुसलमानों के साथ गद्दारी किए हो। तुम जैसा कितना गद्दार दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज देखिए, अगर मुसलमानों की यहाँ पे स्टेटस देखिए आप सब, तो पर कैपिटा इनकम देखिए दलित से भी नीचे है, दलित से भी निचले स्थान पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर नौकरी जागीर में देखेंगे तो मुसलमानों की संख्या है, 0.03% भी नहीं है। सेना में देखेंगे तो 0.02% भी नहीं है। लेकिन आप तो राजनीति कांग्रेस से बरसों बरस से कर रहे हैं। किस लिए? आखिर किस लिए? इनको सिर्फ खुश करने के लिए, कुछ मुसलमानों को सीडीओ साहब पे चापलूसी कराने के लिए, मुसलमानों के नाम पे पैसा बजाने के लिए आपने कांग्रेस से राजनीति किया है। उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट की राजनीति, मुसलमानों तुम्हारे ऊपर हराम है, हिंदुओं तुम्हारे ऊपर पाप है, मैं प्रमाणित कर दूंगा। मैं इसको साबित करके यहाँ दिखाऊंगा। कोई माई का लाल अगर इस 12 जिला का नहीं, पूरे मधेश, पूरे नेपाल का अगर गलत साबित कर देगा, तो मैं पूरी जिंदगी इस 12 जिला में नौकरी करने के लिए, आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। राजा ने क्या किया मेरे भाइयों हम लोग के साथ? राजा ने ऐसी व्यवस्था लाई जो आज भी हम सब यहाँ पे, जिस दिन हम आए, यहाँ पे राजावादियों का कार्यक्रम हो रहा था। राजा आओ देश बचाओ अभी भी नारा लगा रहा है। लेकिन सोचा नहीं आखिर कारण क्या है? वो राजा ने हमको दिया क्या? मधेशियों को दिया क्या? आखिर राजा ने क्या किया? एक वेशभूषा की नीति लागू की। अनिवार्य नेपाली भाषा पढ़ना पड़ेगा, अनिवार्य नेपाली बोलना पड़ेगा। 2046 साल से पहले यहाँ पे हिंदी में बोर्ड हुआ करता था, एजुकेशन बोर्ड हुआ करता था। लेकिन वो राजा ने क्या किया? राजा महन ने क्या किया? वो सारे सिस्टम को हटा करके एक वेशभूषा की नीति लाई, जिससे हजारों मधेसी नागरिकता से वंचित हो गए। और राजा ने क्या किया? महेंद्र राजमार्ग जैसे राजमार्ग बनवा करके पूरे पहाड़ से ला करके पहाड़ियों को बैठा दिया, और इस कलैया के जगह पे दूसरा शहर बैठा दिया। वो राजा ने किया। मधेश की हुलाकी राजमार्ग अभी भी नहीं बनी, लेकिन राजा ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया हम लोगों के साथ कि जंगल कटवा करके, पहाड़ को फड़वा करके महेंद्र राजमार्ग बनवाई गई। यहाँ पे पूरा के पूरा पहाड़ियों को लाके बैठाया गया। वो काम राजा ने किया। राजा ने क्या किया? महेंद्र माला जैसी पुस्तक लागू की। अनिवार्य स्कूल में महेंद्र माला पढ़ना पड़ता था, और उस महेंद्र माला में क्या था? हमारे सारे ये राजा के बाप दादा का इतिहास बता दिया गया, और हम मधेशियों के इतिहास को सारा के सारा भुलवा दिया गया। हम सब कभी नहीं पढ़ पाए कि यहाँ 1000 वर्ष पहले राजा जनक का हुकूमत हुआ करता था। यहाँ पे 4000 वर्ष पहले
राजा विराट की शासन थी, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक की हुकूमत थी, यहाँ पे सुल्तान शमसुद्दीन का हुकूमत था, यहाँ पे फिरोज खान का सिक्का चलता था, ये हमको कभी नहीं पढ़ाया। यहाँ पे 2600 वर्ष पहले राजा सिदोधन का शासन था, ये हमको कहीं भी नहीं बताया गया। 300 वर्ष पहले यहाँ पे राजा दंगीश्रण, जो थारू राजा डांग के दंगीश्रण राजा के यहाँ पे हुकूमत थी, यह चीज हमको कभी नहीं बताया। यहाँ पे कभी नान्यदेव, कभी हरि सिंह देव की शासन थी, इस बारां जिला में कभी नहीं पढ़ाया गया वो चीज को, जबकि हरि सिंह देव काठमांडू तक पूरा शासन किए। आज भी जो हम सब तलेजू भवानी का नाम सुनते हैं काठमांडू में, वो राजा हरि सिंह देव की कुल देवी तुलजा भगवती थी। वो जब काठमांडू में विजय हासिल किए, वो यहाँ से अपनी कुल देवी को लेके गए थे और उसी को ये लोग नामकरण कर दिए तलेजू भगवती, जबकि वो तुलजा भवानी की मंदिर है, वो हमारे मधेश की भगवती है, वो हमारे मधेशियों की पहचान है। लेकिन सारा के सारा राजा ने भुलवा दिया। राजा ने कभी हमारे संस्कृति को, हमारे सभ्यता को जो है आगे नहीं आने दिया। और उसके बाद राणा तंत्र आया, राणा ने यहाँ पे अत्याधिक कर लगा दिया, अनिवार्य बचत जैसे, धर्म बखारी जैसे नियम लागू की, मधेशियों से अधिक कर उठाया। और आज हम जो काठमांडू में देख रहे हैं, बबर महल, सिंह दरबार, अय्यर भवन, ये पूरा के पूरा मधेश का पैसा है, मधेशियों का पैसा है। वहां पे जाकर इतना इतना भवन बनाया और यहाँ पे हम लोग को गुलामी करने के लिए विवश कर दिया। और वह राणा तंत्र में इतना नहीं हुआ, टैक्स नहीं देने पे काठ के घोड़ा पे बैठाया जाता था। उसका हाकिम जो आता था, उसको हमारे पूर्वजों ने डोली में बैठा करके नदी को पार करते थे, एक जिला से दूसरे जिला में अंचलाधीश को पहुंचाते थे। यही पे बहुत लोग जानते होंगे। वह हरकत राणाओं ने किया हमारे साथ, और उसी राजा और उसी राणा से आजित होकर के मधेशियों ने 2007 साल से पहले यहाँ पे क्रांति छेड़ी थी। 2007 साल से पहले नेपाली सेना से आजित होकर के मधेशियों ने मुक्ति सेना गठन की थी, और वह मुक्ति सेना इसी वीरगंज में आंदोलन किया था और यहाँ से पूरे के पूरे नेपाली सेना को खदेड़ दिया था। यहाँ पे जो है पूरा जन मुक्ति सेना का कब्जा हो गया था। विराटनगर में हुआ, भैरहवा में हुआ, आपके इस वीरगंज में हुआ था। वो इतिहास आप सब भूल गए शायद। और वह उसी आंदोलन के स्वरूप को 2007 साल में जब विराटनगर के जूट मिल से आंदोलन शुरू हुआ, सप्तरी के हनुमान नगर तोड़ करके मधेशियों ने इस राणा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। पारा परसा रोहतहट में आंदोलन हुआ, उसी का नाम बीपी कोइराला जो इंडिया में बनारस में बैठा था, उसका नाम दे दिया नेपाली कांग्रेस। और वह नेपाली कांग्रेस के नाम पे हमारे ऊपर शासन करने का काम सर्वप्रथम जो है सबसे पहले कांग्रेसियों ने शुरू किया। मेरे भाई, अगर कांग्रेसी हमारे साथ गद्दारी नहीं करता, यही वीरगंज के मुक्ति सेना की लड़ाई में आप सब देखिए, यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग उस समय में कारागार हुआ था। 2007 साल में 1000 लोग, इसी बारां और परसा के लोग, 1000 लोगों को कारावास हुआ था। इतना बड़ा उस समय में वो लोग आंदोलन किए थे, हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किए थे। लेकिन यह क्या किया, ये बीपी कोइराला ने क्या किया मेरे भाइयों, सबसे पहले जो सरकार भी गठन की, उसमें एक भी मधेसी का नाम नहीं रखा था, एक भी मधेसी का नाम नहीं रखा। और वह नेपाली कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया मेरे भाइयों, कि जो हम सब ने 2007 साल में खून बहाया था गणतंत्र के लिए, हमने खून बहाया था उसी समय लोकतंत्र के लिए, उसी समय में संहिता के लिए हमने खून बहाया था। ये बीपी कोइराला ने क्या किया, वो सारे खून को ले जाकर के दिल्ली में आत्मसमर्पण किया, राजा के साथ में आत्मसमर्पण करके त्रिपक्ष समझौता किया दिल्ली में। ये नेपाली कांग्रेस ने हमारे खून के साथ सबसे पहले 2007 साल में समझौता करके मधेशियों को बेचने का काम किया, ये नेपाली कांग्रेस ने किया मेरे। उसके बाद जब इसकी सरकार भी बनी, तो इसका कृष्ण प्रसाद भट्टराई सबसे पहले इसी जो है परसा जिला से जीता, चुनाव जीता और मंत्री बना। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके क्या कहा, मधेसी हरू कायर हुन्छन्, यिनीहरूलाई सेना र पुलिसमा लिनु हुँदैन। जबकि मधेसियों के खून से नेपाली कांग्रेस बना, मधेसियों के मेहनत और पसीना से नेपाली कांग्रेस बना। नेपाली कांग्रेस के लड़ाई कहीं जुमला हुमला कालीकोट दैलेख जाजरकोट में नहीं हुआ था। नेपाली कांग्रेस के लिए अगर लड़ाई हुआ था तो इसी मधेश की भूमि पे हुआ था, इसी विराटनगर के भूमि पे हुआ था, इसी परसा की भूमि पे हुआ था मेरे भाइयों। लेकिन उस समय इसका प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई का कहा, मधेसी कायर होता है। बोलिए, जो गणेश मान सिंह की हम मूर्ति बनाते हैं,
वो गणेश मान सिंह जेल में क्या कहता था, मधेसियों को लीडरशिप क्यों चाहिए, मधेसी नेता क्यों बनेगा, मधेसी तो कायर होता है, इसको कुछ लीडरशिप की जरूरत नहीं है कह के वो गणेश मान सिंह हमको कहा था। और आज भी हम उसी का झंडी हिलाते हैं मेरे भाई, ये दुर्भाग्य की बात है। और वो जब नेपाली कांग्रेस शासन में भी आ गया तो नेपाल में सबसे पहले अगर किसी ने हमारे साथ धोखा किया है, अगर ये पार्टी व्यवस्था में, तो वो नेपाली कांग्रेस। आज भी लाखों मधेसी नागरिकता से वंचित क्यों है, वह नेपाली कांग्रेस का देन है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस यहाँ पे शासन 2007 साल से किया और नेपाल में नागरिकता नियमावली लागू 2019 साल में हुआ। बताओ, अगर वो चाहता तो नागरिकता से आज हम सब वंचित रहते। वो नागरिकता के लिए जो हमारा बाबा भी लड़ता था, आज हम भी उसी नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं, ये समस्या रह जाती। लेकिन हम फिर भी आज कांग्रेसी बने हुए हैं। वो कांग्रेसी ने क्या किया, वो बीपी कोइराला ने क्या किया, यहाँ का पूरा जंगल कटवा करके भारत को बेचने का काम किया। यहाँ ट्रेन से काठ, यहाँ का काठ ट्रेन से, यहाँ का सखुआ ट्रेन से इंडिया में जाता था, वो जो ट्रेन की पटरी थी, यहाँ के सखुआ का काठ लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। वो पूरा मधेश का जंगल है, उसको बेचने का काम यही कांग्रेसियों ने किया। यह कांग्रेसी लोग क्या किया, यहाँ में जितनी नदियां हम सब देख रहे हैं, हमारे खेत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ की पूरी नदियां सबको बेचने का काम यह कांग्रेसियों ने किया मेरे भाई। और यह कांग्रेसी इतना नहीं किया, जब यहाँ के युवा लोग तैयार हो गए तो वैदेशिक समझौता करके विदेश में हमको बेचने का 800 रुपया में, 1000 रुपया में दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार में बेचने का काम ये नेपाली कांग्रेस वालों ने किया मेरे भाइयों। आज फ्री में वीसा, फ्री में टिकट देता है, चले जाओ आराम से, लेकिन यहाँ पे रोजगारी नहीं दे रहा है। वो देन किसका है, नेपाली कांग्रेस का। यहाँ पे ला करके जगह जगह पे आर्मी कैंप खड़ा करना, ये मधेश की भूमि पे सेना खड़ा करने का काम किसने किया, सर्वप्रथम यही कांग्रेसी लोगों ने किया मेरे भाई। जबकि सन 2001 के जनगणना में देखिए, इस मधेश की भूमि पे केवल सैकड़ा में 6 पहाड़ी लोग हुआ करते थे, लेकिन आज देख लिए वो नेपाली कांग्रेस का देन देख लीजिए कि आज वो सैकड़ा में लगभग 40% हो गए, सैकड़ा में 40 लोग हो गए। ये हालत हमारे साथ नेपाली कांग्रेस ने किया। और इतना नहीं किया नेपाली कांग्रेस, जब हम सब 2062-63 में भी अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया, समानता के लिए आंदोलन किया, समावेशी के लिए आंदोलन किया, सेना में सामूहिक प्रवेश के लिए आंदोलन किया, नागरिकता के लिए आंदोलन किया, तो इन मधेसियों के ऊपर छाती पे गोली मारने का काम भी उसी गिरजा प्रसाद कोइराला की सरकार ने किया। 72 में भी हमने आंदोलन किया तो हमारे ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर गोली बरसाने का काम भी यही नेपाली कांग्रेस ने किया, दूसरा कोई नहीं है। और आज भी जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो आज भी हमारे भाइयों के ऊपर लाठी चलाने का काम आज भी वही कांग्रेस की सरकार कर रही है मेरे भाई। आज भी हमारे ऊपर दमन, अत्याचार वही नेपाली कांग्रेस कर रही है। अब बताओ हम किस लिए नेपाली कांग्रेस से राजनीति करते हैं? मैं पूछता हूं इस कलैया के नेताओं से, 12 जिला के नेताओं से, कि किस लिए आप नेपाली कांग्रेस से राजनीति करते हो? बताओ, कौन सी उपलब्धि नेपाली कांग्रेस ने हमको दिया? आज भी रोड हमारी ऐसे की तैसे पड़ी है। आज भी आप पचरौता चले जाओ, आपको बगैर मोटरसाइकिल से उतरे आप पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन आज जुमला आप चले जाओ यहाँ से, आपको बाइक से उतरना नहीं पड़ेगा। किस लिए हम नेपाली कांग्रेस से राजनीति करते और किस लिए हम नेपाली कांग्रेस में वोट देते हैं? बताओ, ये कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा दूसरा हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मैं तथ्यगत बात किया हूं। कोई माइकलाल, कोई कांग्रेस का नेता यदि गलत साबित कर दे तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। कोई नेपाली कांग्रेस का नेता यदि गलत साबित कर दे, अब समय ज्यादा है नहीं, तो नेपाली कांग्रेस तो किया और उसी नेपाली कांग्रेस वाले में से जब उसको पद नहीं दिया, मदन भंडारी जैसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया, तो वो गठन कर लिया कम्युनिस्ट, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, जन मोर्चा, कितना मोर्चा बनाते बनाते हिमालय आज कहां पहुंच गया। वह बनाया, वो हमारे लिए कम भी नहीं किया। आज भी हम उसके लिए झंडा हिला रहे हैं, सभा लगा रहे हैं, उसकी नेताओं का आज भी हम चाकरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन वो कम्युनिस्ट हमारे लिए कम नहीं किया। सबसे पहले हमको आदमी तक नहीं गिनने का काम अगर किसी ने किया तो वो कम्युनिस्ट वाला ने किया। सबसे पहले देसी धोती, इंडियन बिहारी, काले मरसिया, मनु मरखिया कहने वाला कौन? वही कम्युनिस्ट के लोग हैं हम सबको। और उसी का प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, कांग्रेसी प्रधानमंत्री, क्या कहा था? मधेसी और कायर होता है। और इसका प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट का क्या कहता है?
दुई चारों डाब झर दे में कहीं फर्क पड़ देना। उसने सिर्फ कायर कहा था और इसने कहा 2-4-10-20 को मारो, कोई फर्क नहीं है, इनका खून खून नहीं, इसका खून तो पानी है कहने का काम यही कम्युनिस्ट वालों ने किया। और कम्युनिस्ट ने इतना नहीं किया, कांग्रेस ने आपकी संपत्ति बेचा, कम्युनिस्ट ने पूरी संपत्ति पे कब्जा करवाया। सुकुम्बासी पुनर्वास भूमि सुधार, वैज्ञानिक भूमि सुधार के नाम पे पूरा के पूरा पहाड़ से ला के लोगों को यहाँ पे बैठा दिया। और जब यहाँ लोग नहीं आने के लिए माने, नेपाल से जब लोग नहीं आया तो बर्मा, भूटान, थाईलैंड से ला करके लोगों को बैठाया यहाँ। केवल 30 बरस के भीतर में यहाँ पे बरमैल टोल आपको मिलेगा, मल्ला टोल मिलेगा, खस टोल मिलेगा, वहां से विदेश से ला करके हमारी जमीन पे लोगों को बैठाया। और सिर्फ बैठाया नहीं, रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट जैसे योजना ला करके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का पैसा ला करके उनको 8 महीना फ्री में खाना दिया है सरकार। उनको जो पुनर्वास के नाम पे जो यहाँ पे लाके मधेश में बैठाया, उनको 8 महीना हेलीकॉप्टर से खाना लाके देता था। उनको 3 बीघा से लेकर के 8 बीघा तक मुफ्त में जमीन दी गई। वो काम ये कम्युनिस्ट वालों ने किया है मेरे भाई। ये कम्युनिस्ट हमारे साथ कुछ कम नहीं किया, उसने तो कमती में हमारी संपत्ति बेचा और इसने हमारी पूरी संपत्ति पे कब्जा करवाया। और उसी कम्युनिस्ट में से जब बाबूराम और पुष्पकमल दहाल, प्रचंड जैसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया तो वो जंगल में बैठ करके आतंकियों का संगठन बनाया और सोचा कि अभी भी मधेसियों के पास कुछ है, उसकी तो हम बाहर की संपत्ति सिर्फ कब्जा किए है ना, उसके घर में भी बहुत सारा चीज है, मधेसिया कमा के भी रखा है, घर में भी बहुत सारा चीज रखा है। तो चंदा के नाम पे यहाँ पे मधेसियों को मधेसियों से चंदा उठवा करके चप्पल छाप प्रचंड अरबपति बन गया। हम एक दूसरे भाई का गला काटे, मधेश को टुकड़ा टुकड़ा किया। मुस्लिम मुक्ति मोर्चा कहा तुम तो मुसलमान हो, मधेसी है ये नहीं हो। मुस्लिम मुक्ति मोर्चा कहा तुम थारू हो, थारू मुक्ति मोर्चा। दलित हो, दलित मुक्ति मोर्चा। कितना मोर्चा लगा दिया, हम लोग को खंडित खंडित कर दिया और हम ही एक दूसरे भाई का गला काटना शुरू कर दिए, एक दूसरे भाई के खेत में झंडी लगाना शुरू कर दिए और पूरा चंदा के नाम पे सारा पैसा उठा करके चप्पल छाप प्रचंड और बाबूराम को हम अरबपति बना दिए। आज आप अखबारों में सुनते हैं आप लोग कि केवल दुबई के बैंक में भी इस प्रचंड का 30-35 अरब रुपया से ज्यादा सिर्फ दुबई के बैंक में रखा। बताइए, ये हमारा पैसा है तो ये कम्युनिस्टों ने हमारी पूरी संपत्ति जब्त किया है, हमारे पूरे संपत्ति पे कब्जा करवाया है। ये प्रमाणित बात है, कोई कम्युनिस्ट वाला गलत साबित नहीं कर सकता। यदि करे तो हम यहाँ पे हैं, मेरा नंबर ले लीजिए, कभी भी अगर उनसे संवाद की बात आए तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। और यदि हम गलत साबित हुए तो मैं भी कम्युनिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा, वो अगर चैलेंज को मानता है तो। और इस दिन हम सुने यहाँ पे एक भाई क्या बोला, वैज्ञानिक समाजवाद अब लागू करने, अब प्रचंड आई सके पुनः, अब वैज्ञानिक समाजवाद। हमने सोचा भाई ये वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, हमने तो सिर्फ समाजवाद सुना था। समाजवाद में भी वो थोड़ा सा अर्थ हमने समझा। समाजवाद में प्रत्येक जनता को क्या मिलना चाहिए, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, कमती में उसके जीने का जो आधार है वो मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये वैज्ञानिक भूमि जो है वैज्ञानिक समाजवाद लागू करके क्या करेगा, दोनों हाथ से खिलाएगा क्या? कि ये जो है वैज्ञानिक समाजवाद लागू करके जो भी हमारे घर में कुछ बचा है, जो भी मधेश में कुछ बचा है, उसको भी अपहरण करने का षड्यंत्र कर रहा है। वो वैज्ञानिक समाजवाद नहीं है, वो हमारे बच्चों का विनाशकारी समाजवाद आने वाला है। इसलिए इनसे भी सावधान रहना। ये कम्युनिस्ट ने किया, समय है नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, जस्ट टू द पॉइंट। और इसके बाद में कुछ अपने को मधेसी कहने वाले भी आ गए, जो समाजवादी नाम रख लिया, जो जसपा लोसपा क्या क्या बन गया, ये लोग भी आ गए। तो ये दूसरे नहीं है, ये हैं उन्हीं के शाखा संतान, ये उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं कम्युनिस्ट और कांग्रेस के संतान हैं। राम बाबू जी ने बताया कि ये जब मधेश आंदोलन हो रहा था, ये 62-63 का जब आंदोलन हो रहा था, उस समय में महंत ठाकुर जी, ये बाबा महंत ठाकुर कांग्रेस से विज्ञान और प्राविधिक मंत्री थे। और ये क्या कहते थे, ये मधेश का आंदोलन तो पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला एक ही क्षण में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमारे भाइयों ने खून बहा दिया, यहाँ पे खून की जो है नदियां बहा दी, तो वहां से भाग करके यहाँ पे तमालू का गठन कर लिया। वही कम्युनिस्ट माओवादी होते हो, जब प्रचंड ने लात मारा तो उपेंद्र यादव वहां से भाग करके यहाँ पे मधेसी जन अधिकार फोरम गठन कर लिए।
वो कोई हमको अधिकार दिलाने के लिए पार्टी नहीं गठन किए थे, जनता के लिए कोई पार्टी नहीं गठन किए थे, वो केवल कुर्सी के लिए पार्टी गठन किए यहाँ पे आकर के। और उन्होंने जब यहाँ पे पार्टी भी गठन कर लिया, हम सब ने उनको जिताया भी, तो मिला क्या? कौन सी मांग ये राजपा समाजवादी वालों ने पूरा किया है? 11 बूंदे मांग रखा था, एक भी मांग अगर पूरी हो गई हो इनकी तो हमको बताओ कि उपेंद्र जी ने यह कर दिया आपके लिए। इनकी कोई सिद्धांत नहीं, योजना, रणनीति और सिद्धांत विहीन अगर कोई पार्टी है तो ये राजपा समाजवादी वाले। आप कहोगे भाई कैसे उसका कोई नेता होगा तो बड़ी आग जलती होगी। अरे भाई आग मुझे भी जलता है, आग मुझे भी लगा है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर कोई माइकलाल जसपा समाजवादी वाला प्रमाणित कर दे कि मेरे पार्टी का कोई राजनीतिक सिद्धांत है तो अभी से मैं उसके साथ चल रहा हूं, अभी से इसी मंच से उतर के उसके साथ चलूंगा। कोई भी साबित कर दे, क्यों कहेगा समानुपातिक समावेशी हमारा सिद्धांत है? वो नहीं, वो उसका मांग है, वो मांग के बेस पे बनी पार्टी है, उसका सिद्धांत नहीं है। हम मानते हैं कांग्रेस का सिद्धांत, उसका अपना सिद्धांत है समाजवाद, सोशलिज्म, उसका अपना सिद्धांत है। कम्युनिस्ट का सिद्धांत है कम्युनिज्म, साम्यवाद उसका सिद्धांत है। लेकिन ये समाजवादी राजपा वालों को बताओ कौन सा सिद्धांत? तो जिसका जड़ें नहीं रहेगा वो पेड़ कभी टिक नहीं सकता। इसलिए ये कभी देउआ के पास जाते हैं तो कभी केपी ओली से प्यार करते हैं, केपी ओली को अपना गर्लफ्रेंड बनाते हैं, कभी 2 पद के लिए बिकते हैं तो कभी 2 कुर्सी के लिए बिक जाते हैं, और पूरे मधेसियों के वोट को ले जाकर के नरमाया ढकाल जैसी नचनिया को अपना संसद बना देते हैं लोग। ऐसे नरभक्षी और आदमखोर लोग हैं जसपा समाजवादी वाले। ये चोर और डकैतों का संगठन है। ये जब चोर और डकैतों से नहीं पटरी खाया तो उन्होंने अभी कित्ता काट कर लिया, अभी अपना अपना लाड़ पुर्जा ले लिया है, एक जसपा बन गए, एक लोसपा बन गया। लेकिन जब हम सब ने यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया तो वो सारे डकैत, सारे चोर सब एक जगह हो गए, और सबका यही कहना नहीं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना नहीं चाहिए, सरकार को जो है कोई अख्तियार कानून से जो है उसको जेल में नहीं जाना चाहिए। वह भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए उन्होंने जुलूस निकाला, और सब मिल करके वो एक हो गए, जितने डकैत जितने चोर थे वो सब एक हो गए और भ्रष्टाचारी को बचाने में लगे हैं, वो बलात्कारी को बचाने में लगे हैं। जबकि ये 2 नंबर प्रदेश में देख लीजिए आप, एक बरस में 150 दलितों की हत्या की जाती है, एक बरस में 200 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार किया जाता। यहाँ पे अभी 3 बरस 4 बरस में 49 अरब रुपया का भ्रष्टाचार हुआ। ये महालेखा परीक्षक का आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 172 करोड़ रुपया पे रुजू हुआ है। बताइए, इतना षड्यंत्र, इतना आतंकवादियों को बचाने के लिए भी लोग एक हो जाते हैं। तो हम सब इससे घबराते नहीं है, हम सब इससे कोई परेशानी नहीं होता हमको। क्यों? क्योंकि यह लोग का चरित्र ही वही है। ये हमेशा हमारे खून के साथ होली खेला है, हमेशा हमारे शहीदों के सपना को ठुकराया है, हमेशा हमारे खून से बलात्कार करके यह कुर्सी पे बैठा है। क्योंकि उपेंद्र यादव इससे पहले 18 महीना सरकार में रहा, उप प्रधानमंत्री रहा, स्वास्थ्य मंत्री रहा, लेकिन बताओ 12 जिला के कलैया के निवासियों, कभी एक बार भी यहाँ के स्कूल को देखने आया? जबकि वो 18 महीना में 30 बार विदेश भ्रमण किया है, 30 बार, एक बार नहीं 30 बार विदेश गया है, लेकिन एक बार भी यहाँ स्कूल में नहीं आया कि वहां पे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ के अस्पताल में दवा है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, यहाँ के लोग कैसे मर रहे हैं या जी रहे हैं, क्या हालत है, एक बार भी देखने नहीं आने वाला वो हमारा नेता हो सकता है? बताइए, वो हमारा नेता नहीं हो सकता है। केवल कुछ चापलूस और दलाल गुंडा लोगों का नेता हो सकता है, वो आम जनता का नेता हो ही नहीं सकता। इसलिए इनके परपंच में अब क्यों हम सब फंस रहे हैं? आखिर क्यों फंस रहे हैं? बताइए, यहाँ के युवा लोग बताइए कि आप लोग जसपा से, राजपा से राजनीतिक में कौन सा सक्सेस हासिल कर लेंगे, कौन सी उपलब्धि हासिल कर लेंगे? जब प्रदीप यादव जैसे लोग को नहीं ये गिना, ये उपेंद्र यादव जब प्रदीप यादव जैसे लोगों को नहीं मंत्री बनाया, नहीं माना, तो यहाँ के युवा को कैसे मान लेगा? ये हम सब नहीं कह सकते। जबकि उसने रेट भी तोड़ दिया कि एक मेयर के लिए टिकट के लिए आपको 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। वो प्रचंड कहता है 10 करोड़ बंदा कम टिकट था हमें दीदे नो मेयर को निम्ति। बताइए, अब ऐसी राजनीति हम सब कौन सी राजनीति जंजाल में फंसे? बताइए, और किसके लिए राजनीति हम सब करते हैं? यदि हमारा समाज ही नहीं रहा तो हम राजनीति किसके लिए करेंगे?
बोलिए, आज पूछो उपेंद्र यादव से, तुम तो कहते हो हम मैंने मधेश बाग का पढ़े कैसे ना, मधेश बाग का हुदय ना, तुम जाके पोखरा में चुनाव जीत के दिखाओ, तब हम जानेंगे तुम मधेसी नहीं हो, तुम आप पूरा राष्ट्रवादी हो गए। जाके जीत के दिखाओ, बताओ ये राजेंद्र महतो को कि तुमने यहाँ पे आंदोलन करवाया, 5 महीने नाकाबंदी रहा और इसी मितेरी पुल पे लोग अपना जान देते रहे, लोग मरते रहे, वहां पे रात दिन बैठे रहे, लेकिन यह क्या किया, काठमांडू में चुपके से जाकर के विद्या देवी भंडारी को राष्ट्रपति बना के चला आता, वहां पे चुपके से जाता है, सुशील कोइराला को प्रधानमंत्री बना देता है। ऐसा लोग कभी हमारा नेता हो ही नहीं सकता, वो जनता का नेता हो ही नहीं सकता। इसलिए यह तेल बेचुआ पार्टी, एक तो हमारी संपत्ति बेचुआ पार्टी कांग्रेस, हमारे संपत्ति को कब्जा करने वाला कम्युनिस्ट, दूसरा ये तेल बेचुआ पार्टी। अब इनसे आशा करना, इनसे जो है इनसे उम्मीद करना, बिगड़ा हुआ अंडा से बच्चा निकलेगा, ये सोचने की समान है। जैसे बिगड़ा हुआ अंडा से बच्चा नहीं निकल सकता, वैसे यह लोग से अब मधेश और मधेशियों की सुधार कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यह बात एकदम गारंटेड तय हो चुकी है। इसलिए हम लोग को अब सही रास्ते पे आना ही होगा। और मैं सभी को दावत देता हूं, सभी से आह्वान करता हूं कि किसी भी पार्टी में आप क्यों नहीं लगे हो, कहीं पे आज तक क्यों ना हो, यदि आपको राजनीति करने की इच्छा है तो आइए, जनमत पार्टी में आइए। हम लोग चुनाव में पूरा भाग भी लेंगे और पूरा मधेश कब्जा भी करेंगे, कब्जा करके यहाँ पे जनता का राज बनाएंगे। ये आप सब देख सकते हैं और वो हम सब रणनीति तैयार कर चुके हैं। और यहाँ पे जितने भी जनमत पार्टी के समर्थक लोग हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि पूरा के पूरा तैयारी कीजिए, युवा दस्ता बनाइए, पूरा युवा का जो है ट्रेनिंग प्राप्त युवा सबको तैयार कीजिए। आने वाले चुनाव में यदि ये लोग हमारे साथ धोखा करता है, हमारे साथ गद्दारी करता है, तो यदि बुथ को भी कब्जा करना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो हम सब पूरी तैयारी करें, अभी से करें, अभी से पूरा बना के रखें। उस समय में अगर इनको पकड़ना भी पड़ेगा, इनको मारना भी पड़ेगा, इनको जो है बंद भी करना पड़ेगा, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे और हम पूरा कब्जा करके यहाँ पे जनता की सरकार बनाएंगे, जनता राज लाएंगे। यह जनमत पार्टी तय कर चुकी है। इसलिए आप सभी लोग जुड़िए, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है मधेशियों के पास, क्योंकि हम सब ने बार बार देख लिया, बार बार वोट दे के देख लिया, बार बार मंत्री बना के देख लिया, बार बार संसद बना के देख लिया। अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इनसे होगा तो केवल भ्रष्टाचार होगा, इनसे होगा तो केवल बलात्कार होगा, इनसे होगा तो केवल दलितों की हत्या होगी, इनसे होगा तो रोड विस्तार के नाम पे मधेशियों के घर पे डोजर चलाने का काम होगा, इनसे होगा तो हमारे भाइयों को विदेश भेजने का सिर्फ काम होगा, इनसे होगा तो यहाँ की बच्चियों को जो साइकिल दी जाती है उसमें घोटाला करने का काम होगा, इनसे होगा अगर तो आपराधिक काम के अलावा, ड्रग्स माफिया के अलावा दूसरा कोई काम इनसे हो ही नहीं सकता। और ये सब माफिया सबका संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी को सचेत कराना चाहता हूं यहाँ से कि अख्तियार आप भी सचेत हो जाओ, यहाँ के पुलिस प्रशासन आप भी सचेत हो जाओ, वरना आपके ऊपर भी जनता की कार्रवाई हो सकती है। वो जनमत पार्टी की लीडरशिप में करेगी, जनमत पार्टी करेगी, जनता के साथ में आकर के करेगी, क्योंकि जनता ही सार्वभौम संपन्न सत्ता होता है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता हर व्यवस्था को उखाड़ के फेंक सकती है। जनता हिटलर को भी फेंक दिया, जनता यहाँ के राजा को भी फेंक दिया, तो तुम कौन खेत के मूली हो। इसलिए अब बारी तुम्हारी है, सुधरना है तो सुधरो, वरना पूरे के पूरे लोग में डट जाओ और यहाँ से बलात्कारियों का जो है सत्ता उखाड़ के फेंको, यहाँ पे जनता की सरकार बनाओ, ताकि हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो हमारे बच्चे के जीने का आधार है वो मिल जाए। हमको विदेश में जाके मरना नहीं पड़े, हमको यहीं पे रोजगारी मिल जाए, हमको यहीं पे रहने की व्यवस्था मिल जाए, हमको यहाँ से भागने की नौबत नहीं आए। वरना जो हालत यहाँ पे हो रही है मेरे किसान भाइयों, जो हालत आपके पास हो रही है, नेपाल सरकार वो पूरा रणनीतिक योजना के तहत कर रहा है। जैसे आपको जो चाहिए, खाद चाहिए, बिया चाहिए, सिंचाई चाहिए, वो पूर्ति नहीं हो रहा है, लेकिन इसी भंसार से
उनको जो पहाड़ियों को जो चाहिए, पहाड़ के लिए जो चीज चाहिए, गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो अरबों अरब का जा रहा है, लेकिन आपके लिए करोड़ रुपया का खाद नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ जमीन है और लास्ट में हम उस जमीन को बेचते हैं और वो पहाड़ से आके जमीन को खरीदते हैं और यहाँ पे प्रत्येक दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 20 साल के बाद ऐसी हालत होगी जब हमारा 50% संख्या नहीं रह जाएगा। उस समय में न कांग्रेस काम देगा, न कम्युनिस्ट काम देगा, न ये राजपा समाजवादी काम देगा। उस समय में हम वैसे मारे जाएंगे जैसे आज रोहिंग्या के मुसलमान मारे जाते हैं, जो 20 साल पहले कहते थे ये मेरी जमीन है, बर्मा मेरा है, ये मेरे बाप दादा का देश है, लेकिन देखते देखते क्या हो गया कि आज महीनों वो समुद्र में घूमते रहते हैं, कोई देश उनको शरणार्थी के रूप में भी नहीं लेता है। वो हालत हमारे पास भी आज आएगी, कल आएगी। इसलिए सचेत होने का समय है। राजनीति अपने जगह पे है, अस्तित्व बचाने का समय है। जब हमारा अस्तित्व बचेगा, हमारा बाल बच्चा यहाँ पे बचेगा, तब ना हमारी राजनीति होगी। और यदि ये नहीं मानते हो तो जाओ ना हुमला जुमला दैले कालीकोट में चुनाव लड़के दिखाओ, तब ना हम कहेंगे हिमाल पहाड़ सराई कोई छैना पराई। इसलिए ये सिर्फ नारा है, ये तो इतना बड़ा षड्यंत्र है, ये तो हिमाल पहाड़ तराई और सब है पराई, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। जब संविधान जारी हुआ तो ये सब एक हो गए, जितने दल थे वो सब एक हो गए, और जब मधेसियों को अधिकार देने की बात आती है सब एक हो जाते हैं। जैसे नागरिकता देने की जब बात आई तो जब इन लोगों दल से नहीं हुआ तो अदालत से रुकवा दिया गया कि जिस नागरिक का जो है जन्मसिद्ध नागरिकता बना है उसके बच्चों को नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अदालत से जो है ऑर्डर आ गया। बताइए, तो सारा खेल, सारा षड्यंत्र इनके हाथ में है। यह लोग चाहते हैं कि इस भूमि को कब्जा किया जाए, लेकिन मधेसियों से यहाँ से विस्थापित किया जाए, मधेश का नाम मिटाया जाए। इसलिए यहाँ पे बीपी चौक बन जाता है, कोयराला चौक बन जाता है, खनाल चौक बन जाता है, दहाल चौक बन जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी मधेसी के नाम से चौक नहीं बनाया जाता है। आज आप पोस्टर में भी देखिए, जो ये पोस्टर भी सरकार द्वारा जो दीवार में लगाया जाता है उसमें भी मधेसियों का जो है, उसमें मधेसियों की तस्वीर नहीं रखी जाती है, उसमें भी किसी पहाड़ी की ही तस्वीर, किसी खसबादी की टोपीधारी की तस्वीर आज भी रखी जाती है। क्यों? वो पूरा के पूरा नेपालीकरण कर रहा है। आज भी स्कूलों में क्या हो गया, हमारे बच्चे अपना भाषा बोलना बंद कर दिए। आज हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ बहुत लोग विरोध करता होगा कि ये हिंदी में क्यों बोल रहा है, जबकि हिंदी ही मधेश की वास्तविक भाषा है, वो इंडियन भाषा नहीं है। क्योंकि आज जो यूपी बिहार हम देख रहे हैं, वो यूपी बिहार में सिर्फ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, वो कहीं न कहीं मधेश की ही भूमि थी, वह भी मधेश की भूमि थी, वो भी मध्य देश की भूमि थी, वो भी हमारी ही भूमि थी। इसलिए जो मधेश की भूमि है, परापूर्व काल में जो मध्य देश की भूमि थी, उसी भूमि पे हिंदी बोला जाता है, वो हमारी भूमि है, वो दूसरे की भूमि नहीं है। और यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तो अपने जात वाला को वोट देते हैं, अपने बिरादर को देखते हैं, अपना भाई देखते हैं, अपना रिश्तेदार देखते हैं, रिश्तेदार देख करके वोट देते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमको कोई रिश्तेदारी नहीं करना है किसी से, अपने बेटा बेटी की शादी नहीं करना है जो उसका जात पूछेंगे, कुल पूछेंगे। हमको हमारा नेता चाहिए जो हमारे समाज को विकास की ओर ले जा सके, जो हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारण कर सके, वो हमको नेता चाहिए, हमको रिश्तेदार नहीं चाहिए। ये हम नहीं सोच पाते हैं और हम सब जात पात में फंस जाते हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज इसमें धूल ही धूल, पूरा के पूरा धूल से भरा है ये कलैया। जबकि आप पोखरा चले जाइए, एक भी धूल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये मेन शहर है, ये उप महानगर पालिका है, इसकी हालत देखो, बद से बदतर है। आदमी कहाँ जाता है, गाड़ी कहाँ जाता है, क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, धूल के धूल, पूरा गर्दा के गर्दा। सही कपड़ा आप पहन के आओ तो वापस जाओगे तो नहाना ही पड़ेगा। ऐसी हालत जब हमारे जिला की मेन शहर की हालत है, जबकि यहाँ से टैक्स कर 84% मधेश से कर जाता है नेपाल को, 84%। यहाँ पे पैसा की कमी नहीं है, लेकिन हमारी दुर्दशा यह है, हम सब हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम सब जात पात करते हैं। कौन सा हिंदू की बात करते हो यार, कौन सा हिंदू हो? हिंदू तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी को सुख देखो, सभी को समृद्ध देखो, सभी को उन्नति की ओर ले जाओ, सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश देता। गीता कहती है व्यक्ति यदि पथ से पथ भ्रष्ट हो जाए, न्याय अन्याय की चिंता नहीं हो तो वह मानव नहीं पशु है, और उसका वध करना मानव वध नहीं पशु वध समान है। ये गीता का सार है मेरे भाई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा राजनीतिक हक
बर्बाद हो रहा है, लेकिन उन्हीं के लिए झंडा हिला रहे हैं। आज कोई कम्युनिस्ट का नेता आया होता, आज कांग्रेस का नेता आया होता, तो यहाँ पे पैर रखने की जमीन बाकी नहीं रह जाती। ये दुर्भाग्य की बात है हमारी, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग दूसरे के बाप को अपना बाप मान रहे हैं और अपने भाई को भाई नहीं समझ रहे हैं। ये हमारा जो है गुलामी का संकेत है, ये हमारे निचलेपन का संकेत है। इसलिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस हमारे लिए महापाप है, वो गीता के आधार पे महापाप। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ। 17वें दिन में अर्जुन ने तीर चलाना रोका, कहा किसको मार दे? सामने तो मेरा दादा भीष्म पितामह लड़ने आया है, सामने तो मेरा गुरु द्रोणाचार्य लड़ने आया है, सामने तो मेरा गुरु कृपाचार्य लड़ने आया है, किसको मार दे, किसकी वध कर दे? तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन, ये धर्म युद्ध, धर्म युद्ध में अपना पराया नहीं देखा जाता है, केवल देखा जाता है तो सत्य पे कौन है, असत्य पे कौन है, न्याय पे कौन है, न्याय पे कौन है, धर्म पे कौन है, अधर्म पे कौन है। यदि अधर्मी आपका भाई क्यों ना हो, उसको जो है आज आपको वध करना होगा, वरना पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुत्व से सत्य और न्याय मिट जाएगा। अर्जुन ने वही किया, तीर चलाया, महाभारत के कुरुक्षेत्र में तीर चलाया और अपने दादा भीष्म पितामह का भी वध करके संकेत दिया कि हिंदुओं, जब सत्य और न्याय की बात आ जाए तो तुम्हारा भाई ही क्यों ना आपके सामने खड़ा हो, उसके खिलाफ ही आपको डट जाना पड़ेगा, वरना यहाँ मानव जीवन सार्थक नहीं है, मानव जीवन जीवन नहीं है, वो पशु के समान है और उसका वध करना पशु वध समान होगा। मेरे भाई, हम मुसलमान सब क्या करते हैं? बहुत ज्यादा जात पात की बात करते हैं, जबकि हम सब हर हमेशा 5 टाइम नमाज में क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या है? सीधे रास्ते पे चलो, अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, उनके साथ मत रहो जो आपके ऊपर कहर और गजब ढाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कौन सा कम्युनिस्ट, कौन सा कांग्रेस हमारे बच्चों के लिए काम किया? अभी बात यही पे आई थी, हिफाजत मियां को जब शहीद हो रहे थे, जब पानी मांगा तो यह कम्युनिस्ट और कांग्रेस की पुलिस प्रशासन मुंह में पेशाब कर दिया। बताइए आप कौन सा मुसलमानियत पे है? कुरान कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? याद करो करबला के मैदान को मुसलमानों, करबला के मैदान में इमाम हुसैन से यजीद ने कहा, हुसैन मेरी हुकूमत को स्वीकार कर। इमाम हुसैन ने कहा, यजीद तो जुआरी है, शराबी है, बलात्कारी है, तेरी हुकूमत को स्वीकार करने का मतलब पूरे इस्लाम को मिटा देना है, पूरे इस्लाम को बर्बाद कर देना है। तेरी हुकूमत को हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे अपने बच्चे तक को कुर्बान कर देना पड़े तो कर देंगे। और वही किया, अपने 6 महीने के बच्चे तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। हम सब कौन मुसलमान हैं? हम सब कैसे मुसलमान हैं? बिरयानी में बिकते हैं, बताइए कौन से मुसलमान है? थोड़े से चीज में ईमान को बेच देते हैं, किसी के हवाले कर देते हैं, जबकि वहां पे एक यजीद था, यहाँ पे सैकड़ों यजीद घूम रहा है जो हमारे बच्चों को कुर्बान कर रहा है। हमारे बच्चों को विदेश भेज करके वहां से प्रत्येक दिन 3 लाश आती है नेपाल में, तब हमारे घर का चूल्हा जलता है। कौन सी राजनीति की बात करते हैं आप कहां पे है मुसलमानियत? कौन से मुसलमान? इसलिए यदि वास्तविक मुसलमान है तो उसके लिए नेपाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस हराम है, हराम हराम। क्योंकि जब 12 नेपाली इराक में मारा गया तो यहाँ का मुसलमान तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमारी मस्जिद को क्यों तोड़ा गया? हमारे कुरान को क्यों रोड पे फेंका गया? काठमांडू में मुसलमानों को क्यों मारा गया? विराटनगर में मुसलमानों को क्यों मारा गया? भैरवा में मुसलमानों को क्यों मारा गया? नेपालगंज में मस्जिद पे क्यों तोड़ा गया? बोलिए, बताइए। अगर इनकी हुकूमत है आपको स्वीकार तो हमको बताओ, वरना इनकी हुकूमत स्वीकार नहीं है, ये हराम है हमारे लिए मुसलमानों। इसलिए इसको छोड़ना ही होगा, वरना आप मुसलमान नहीं है। क्योंकि सिर्फ दाढ़ी और टोपी रख लेना मुसलमानियत नहीं होता है। जब ईमान नहीं हो, यकीन नहीं हो तो मुसलमान नहीं हो सकता। कितनों भी कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यजीद भी पढ़ता था, उसकी 22,000 फौज भी पढ़ती थी, वो भी नमाज पढ़ता था, वो भी सलाम करता था, वो भी कयाम करता था, लेकिन 72 हुसैनियों ने उसकी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि जब कहीं बात आ जाए हक
हक और इंसाफ की, तो हक की ओर खड़े रहो, चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो जाओ। इसलिए हम सब हक की ओर चले, और चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से हो, जनमत पार्टी ही हमारे लिए अंतिम और आखिरी विकल्प की पार्टी है मेरे भाइयों। और वो सबूत किया है, वो सबूत प्रमाण दिया है जनमत पार्टी। किसी भी पार्टी ने अभी तक, बताइए कौन सी पार्टी में उपाध्यक्ष का पद कोई मुसलमान को दिया हो, बताइए मुसलमानों। लेकिन जनमत पार्टी हमने इलेक्टेड होकर के, किसी ने दान में नहीं दिया है, वोट से हमने डॉक्टर सी के राउत के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर लाया है तो मैं लाया हूं महाधिवेशन में, और वोट ले आकर के आज एक उपाध्यक्ष का पद पाया हूं। इसलिए अगर इस पे आप स्वीकार नहीं करते हो, इसको लोकतांत्रिक नहीं मानते हो, किसी के बहकावे के चक्कर में मत आओ। और मैं मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी मुसलमान हूं, यदि ये पार्टी हमारे लिए कल काम नहीं करेगी, हमारे कौम के लिए काम नहीं करेगी, हमारे समाज के काम नहीं करेगी, तो मैं भी पार्टी में रहने वाला नहीं हूं, आप भी नहीं रहिए। लेकिन जब तक वो हक पे है, इंसाफ पे है, तब तक हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उसका साथ दें, जो हक पे हो, इंसाफ पे हो, न्याय पे हो। इसलिए हम सभी को इधर उधर नहीं देखना है। आने वाले चुनाव में जनमत पार्टी के चुनाव निशान, जनमत पार्टी का जो चुनाव निशान है उसी में वोट देना है। ये लाउड स्पीकर हरन छाप जो जनमत पार्टी का चुनाव निशान है, इसमें वोट दे करके यहाँ पे जनता की राज लाना है, जनता की सरकार बनाना है, एक घर एक रोजगारी देना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। इसके लिए आप सभी को लगना होगा, आप सभी को डटना होगा। आप जिस स्तर से राजनीति करना चाहते हैं, आइए, पूरा के पूरा यहाँ पे दरवाजा खुला है, पूरा के पूरा पद खाली है, हर चीज यहाँ पे खाली है। आप आइए, मिलिए, और एक जो है आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में पूरा के पूरा मधेश को कब्जा करके यहाँ पे जनता की सरकार बनाना है, जनता राज लागू करना है, उस पर डट जाइए। इसमें हम सब देखते हैं विभिन्न चुनाव निशान है, इसमें पेड़ देखते हैं, गाछी देखते हैं, इसमें सूरज देखते हैं, इसमें हंसिया हथौड़ा देखते हैं, हमारा निशान नहीं है। मधेसियों के लिए सिर्फ एक वाहिद, सिर्फ एक ही चुनाव निशान है, जो लाउड स्पीकर हरन छाप ही मधेसियों का। आप कहोगे कैसे? तो पेड़ छाप किसी मधेसी ने नहीं बनाया था, उसका बाप भी कोइराला था, वो हमारा बाबा नहीं है, वो हमारा दादा नहीं है। तो जब हमारा बाबा दादा नहीं है और उसने जो प्रतिपादित कर दिया, उसने जो चुनाव चिन्ह बना लिया, वो हमारा कैसे होगा बताइए? होगा? वो मदन भंडारी हमारा बाप दादा नहीं है, उसने जो सूरज छाप बनाया वो मधेसियों का छाप हो ही नहीं सकता। मधेसियों का एक छाप था मसाल, लेकिन उपेंद्र यादव बेच दिया डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के हाथ में, और पहुंच गया कहां? कभी छाता पहुंचता है, कभी साइकिल पहुंचता है। उसने अपने पार्टी का नाम 5 बार बदल दिया, लेकिन इस प्रदेश का नाम नहीं रख सका। ऐसा लोग राजनीति कैसे कर सकता है, ये सोचने की बात है मेरे भाई। इसलिए मधेसियों का एक ही चुनाव निशान है, वो है लाउड स्पीकर हरन छाप, दूसरा कुछ नहीं। आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में आप सब मिल जाइए, हम सब मिल करके यहाँ पे जनता की सरकार बनाए, भ्रष्टाचार का अंत करें, एक घर एक रोजगारी की व्यवस्था करें, तभी हमारी समस्या समाधान हो सकती है। बोलो, इसके लिए तैयार है आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा रखिए। क्या वो रोड पे खड़े वो लोग तैयार नहीं है? अगर होंगे उनके चमचा दलचा तो हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठा के बताइए, ये सत्य और न्याय की बात है, हक और इंसाफ की बात है। आप इस अधर्मीपन में यदि हाथ नीचे कीजिए, इस अधर्मीपन पे यदि अधर्मी करोगे तो याद करो बचना मुश्किल होगा आपको। जनमत पार्टी आ गई है, वो जनता राज ला के रहेगी और आप जैसे दलाल गद्दारों को मिटा के रहेगी। इतना कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता